नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका श्री रामा एकेडमी में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह है मध्य प्रदेश जीके। आपको पता होगा कि इस एकेडमी में अभी 500 प्रश्नों की सीरीज चल रही है। उसमें से एमपी पटवारी के लिए विशेष रूप से कुछ फोकस करके क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। बाकी विषयों के क्वेश्चंस यूएसजी सर से आप बिल्कुल अध्ययनरत होंगे। आज हम जो शुरू कर रहे हैं वह मध्य प्रदेश जीके के संबंध में। बहुत महत्वपूर्ण यह विषय है जो न केवल एमपी पटवारी ग्रुप 2 या के उप समूह 4 किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है। जीएस पार्ट का ये हिस्सा है। जीएस में भी जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं वह कहाँ से आते हैं, तो मध्य प्रदेश जीके से ही सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि संख्या की बात करें हम, तो यदि आपके प्रश्नों की संख्या 25 होती है तो उसमें से कम 6 या 7 या 8 प्रश्न कम से कम जीके के आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत कम समय लेकर हमको प्रारंभ करना है अपनी क्लास को, ताकि आप कम से कम समय में बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर सकें। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, प्रारंभ करते हैं। ये जो प्रश्नावली है या कि यह जो प्रश्नों की श्रृंखला है, इसमें आप देखेंगे कि 2017 के पटवारी परीक्षा में 9 दिसंबर यानी जो पहला दिन था आपका, उसमें शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 दोनों ही शिफ्ट के पेपर शामिल किए गए हैं। तो ये पूछे गए प्रश्न हैं जो कि और महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, बहुत कम समय लेते हुए। पहला प्रश्न आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट से बहती है? तो भोपाल को देखना है आपको और वहां पर बहती हुई नदियों को। यहां पर ऑप्शन आप देखेंगे तो नर्मदा नदी है, बेतवा नदी है, ताप्ती नदी है और पार्वती नदी है। नर्मदा नदी आपको पता होगा भोपाल के नीचे से लगभग बहती है, बेतवा पूर्व दिशा से बहती है, तापी नदी नर्मदा के भी दक्षिण में, और पार्वती नदी जरूर आपके भोपाल के पश्चिम से बहती है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है इस प्रश्न में कि कौन सी नदी हो सकती है, नर्मदा है कि बेतवा है कि पार्वती है। तो इसका सही उत्तर तो वास्तव में क्या है, बेतवा है आपका। इसका सही उत्तर क्या है, बेतवा है। इसको ध्यान रखना है। अब आपको समझना भी पड़ेगा कि बेतवा कैसे है, तो इसके लिए आपको मानचित्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और इस थोड़ा सा बहुत अच्छा मैप तो नहीं बन सका, खुद से ड्रॉ किया हुआ ये मैप है। इसमें लगभग आपको बात समझ में आ रही होगी कि भोपाल के नज़दीक सबसे नदी कौन सी है। नीचे आप देख रहे होंगे नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही है, उसके पश्चात आप ऊपर देख रहे होंगे तो यह नदी जो है ये बेतवा नदी का प्रवाह है। तत्पश्चात आप उसके जस्ट ऊपर देख रहे होंगे यह आपके सिंध नदी का प्रवाह है। तो आपको इनमें से सबसे नज़दीक स्वयं ही निर्धारित कर सकते हैं आप इसका उत्तर कि भोपाल जो है आपके बेतवा नदी के सबसे करीब स्थित है। संक्षिप्त में बात कर लेते हैं बेतवा नदी की। तो बेतवा नदी का जो उद्गम होता है वह होता है आपके रायसेन के कुमरा गांव से। लगभग यहां से आपको इस मैप में पूरा मैं ड्रॉ करके नदी का फ्लो दिखा देता हूं ताकि और बेहतर तरीके से आप समझ सकें। यह भोपाल जो लिखा हुआ है आपको बड़े अक्षरों में दिख रहा होगा। यहां कुछ रायसेन की पश्चिमी सीमा के आसपास कुमरा गांव से यह नदी का प्रवाह निकलता है। यहां से यह बहते हुए विदिशा होते हुए उसके बाद सागर और अशोकनगर की सीमा बनाते हुए अशोकनगर की पूर्वी सीमा का निर्धारण करते हुए आपके निवाड़ी जिले में प्रवेश करती है और यहां पर जाकर आपके यमुना से मिल जाती है। तो ये एक संक्षिप्त में नदी के बारे में जानकारी थी। इसका उद्गम आपको ज्ञात होना चाहिए। कौन सा गांव है? कुमरा गांव। कुमरा गांव जो कि रायसेन जिले से है। इसके लिए एक संक्षिप्त ट्रिक मैं बता देता हूं। कभी मैंने सुना था कुमारे लोग या कि कुंवारे लोग राय देने के लिए बेताब रहते हैं। तो बेतवा नदी, कुमरा गांव और रायसेन, ये तीनों बातें आपकी इस ट्रिक में शामिल हो रही हैं। इस नदी का जो प्रवाह है वह कहां कहां है, तो रायसेन जिले में आप देख रहे हैं, विदिशा जिले में देख रहे हैं, अशोकनगर और सागर जिले में देख रहे हैं। उसके पश्चात झांसी और ललितपुर होते हुए यह नदी आपके निवाड़ी में प्रवेश करती है। तत्पश्चात हमीरपुर के निकट आपके उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है। चलिए, तो ये एक संक्षिप्त जानकारी थी आपके बेतवा नदी की। टेलीग्राम चैनल से आप अवश्य जुड़ जाइएगा। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। कुछ अधिक जानकारियां ही मिलेंगी, कम तो बिल्कुल नहीं मिलेंगी। कुछ बातें मैंने बता दी हैं आपको मैप में, कुछ बातें आप संक्षिप्त में यहां देख सकते हैं। इसकी जो कुल लेंथ है, टोटल लंबाई है, वह 480 किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश में केवल 380 किलोमीटर प्रवाहित होती है। मुख्य सहायक नदियों की बात करें तो इसकी धसान नदी एक सहायक नदी है, बीना, जामनी और हलाली इसकी सहायक नदियां हैं। ध्यान से पढ़ते जाइएगा, यह महत्वपूर्ण नदियां ही हैं, कहीं ना कहीं पूछी गई एग्जाम में।
इसके कुछ उपनाम है, किस किस नाम से जाना जाता है इस नदी को, तो बेत्रवती नाम से जाना जाता है, इसके अलावा शिवपुत्री के नाम से जाना जाता है, विंध्याटवी जो कि कम महत्वपूर्ण है, उसके अलावा बुंदेलखंड की जीवन रेखा और मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से जाना जाता है। कुछ यहाँ पर डाउट्स हो सकते हैं आपके, जैसे कि शिवपुत्री एक और नदी का नाम है जो कि है आपकी नर्मदा नदी, है ना। तो दोनों ही शिवपुत्री मानी जाती हैं, यह ध्यान रखना है। आपको विकल्प देखकर अपने उत्तर का चयन करना होगा। यदि दोनों विकल्प आ जाते हैं तो फिर वह प्रश्न आपका डिलीट हो जाएगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं, इस पर भी कुछ कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो उसका उत्तर आपको ध्यान रखना है। दो दृष्टिकोण है, एक प्रदूषण का दृष्टिकोण है और पवित्रता का। पवित्रता के दृष्टिकोण से जो मध्य प्रदेश की गंगा है वह है आपकी नर्मदा नदी, और प्रदूषण के दृष्टिकोण से ये जो मध्य प्रदेश की गंगा है वह है आपकी बेतवा नदी। इसके अलावा कुछ पुराने पौराणिक ग्रंथों में भी बेतवा को भागीरथी के नाम से उल्लेखित किया गया है, इसलिए भी इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। विदिशा, सांची और ओरछा आपके बेतवा के किनारे है। भालकुंड जलप्रपात और राहतगढ़ जलप्रपात जो कि बीना नदी पर है, ना कि बेतवा पर, बीना की सहायक नदी मतलब बेतवा की सहायक नदी बीना पर, और दोनों सागर में स्थित है। यह संक्षिप्त बात याद रखें। केन बेतवा लिंक परियोजना, हलाली परियोजना और राजघाट परियोजना इसकी प्रमुख परियोजनाएं हैं। तो संपूर्ण स्तर पर आपने इस नदी को जान लिया है, इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना भी नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे हम ताकि आपका बहुत कम समय लगे और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप अर्जित कर सकें। हेडफोन लगा लीजिएगा, ध्यान से बैठ जाइएगा, रफ कॉपी रख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे ज़्यादा है। तो साक्षरता आप समझते हैं कि 7 वर्ष की अधिक आयु का कोई व्यक्ति हो, यदि वह कोई एक भाषा बोल लेता हो और उस भाषा को लिख पाता हो तो वह व्यक्ति साक्षर है। मध्य प्रदेश में कौन सा ऐसा जिला है जिसमें साक्षरता की दर सबसे अधिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जबलपुर। जबलपुर में 81.1% साक्षरता अंकित की गई है 2011 की जनगणना में। वर्तमान जनगणना में थोड़ा सा देरी है। आइए थोड़ा सा कुछ और तथ्यों के बारे में जानते हैं साक्षरता के संबंध में। कुल साक्षरता जो हमारे मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश की साक्षरता का आंकड़ा आपसे पूछा जाता है तो 69.30 यानी 69.30 या 30 आपका यह प्रतिशत है। 78.70% जो है पुरुष साक्षरता के प्रतिशत है। उसके अलावा महिला साक्षरता 59.20 है। इसके अलावा सर्वाधिक साक्षर जिला आपने अभी अपने प्रश्न में देखा है 81.1 के साथ जबलपुर है सबसे आगे। सबसे न्यून साक्षर जिला जो है, सबसे कम साक्षरता जहां है वह अलीराजपुर है, जिसमें 36.1% साक्षरता दर है। यानी कि 100 लोगों में से 36 लोग क्या है, साक्षर है, बाकी साक्षर नहीं है। इसके अलावा कुछ और तथ्य कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहां है, तो इंदौर और जबलपुर में सेम आंकड़ा है 87.3%। महिला न्यूनतम पुरुष साक्षरता अलीराजपुर में है। सर्वाधिक महिला साक्षरता भोपाल में है। न्यूनतम महिला साक्षरता अलीराजपुर में है। तो अलीराजपुर हर मामले में आप देख रहे होंगे कि पीछे है। अलीराजपुर आपका क्या है, सभी मामलों में साक्षरता के लिए पीछे है। और आप देख रहे होंगे जबलपुर और इंदौर साक्षरता के मामले में आगे आपको समझ में आ रहे हैं। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये थी साक्षरता के संबंध में संक्षिप्त जानकारी। एक मैप है जिसमें आप देख सकते हैं, जो कि आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? थोड़ा सा व्यापम की बात करें, आपको अपना अनुभव शेयर करता हूं। व्यापम कुछ बहुत ही खराब गुणवत्ता के प्रश्न बनाता है जिसमें कुछ अर्थ नहीं निकल पाता उसका, है ना। तो यदि आप विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में चोटियों की बात करें तो बहुत सारी ऐसी चोटी हैं जो काफ़ी ऊंची हैं, जैसे कि सिगार ले लीजिए जो कि मालवा में है, 881 मीटर है, तो ये सबसे ऊंची चोटी हो सकती है। इसके अलावा सिद्ध बाबा जो चोटी दतिया में है वह भी विंध्याचल का ही हिस्सा मानी जाती है, जो कि आपके 1172 मीटर ऊंची है। किंतु यहाँ पर ऐसा प्रश्न बना है विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हालांकि वो विकल्प में भी नहीं है आपके, किंतु आपको ध्यान रखना है कि सबसे ऊंची चोटी तो ये नहीं है जो इसका उत्तर है। इसका नाम है गुडविल चोटी या सद्भावना शिखर, यह ध्यान रखिएगा। सही उत्तर बार बार ध्यान रखेंगे आप। क्या नाम है इसका? सद्भावना चोटी। क्या नाम है? सद्भावना चोटी। इसे गुडविल शिखर भी कहते हैं या गुडविल चोटी भी कहते हैं। कहाँ स्थित है? तो यह दमोह में स्थित है। कितनी ऊंची है? तो यह है 752 मीटर ऊंची। तो ये हो गई आपकी सद्भावना चोटी की बात। आप एक विंध्य क्षेत्र की कह सकते हैं एक प्रकार से कि यह सबसे ऊंची चोटी है। विंध्य की तो और भी चोटियां हैं जो कि काफी ऊंची हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं। सिगार चोटी 881 मीटर है।
जानापावा 854 मीटर है, धजारी 810 मीटर है। ये इंदौर के आसपास जहां पर जानापावा है, जहां से चंबल नदी का उद्गम है, वहीं पर ये आसपास चोटियां तीनों स्थित हैं। सिद्ध बाबा चोटी जो कि 1172 मीटर ऊंची है, दतिया में स्थित है, जो कि बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा गुडविल या कालूमार या सद्भावना चोटी, तीनों ही इसके नाम है। 752 या 750 मीटर आपको ऊंचाई मिलेगी। विंध्य क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी आप इसे कह सकते हैं। कुछ विशेष तथ्यों में राष्ट्रगान में विंध्याचल पर्वत का उल्लेख है और विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रेणियों में से यह एक है, जो कि कभी प्री कैम्ब्रियन काल में बनी हुई थी। यह चोटी कैम्ब्रियन या प्री कैम्ब्रियन आप दोनों ही नाम पुकार सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है? बहुत शानदार सा प्रश्न है, इसमें भी बहुत सारे तथ्य आपको देखने को मिल जाएंगे। पूर्वा झरना यानी कि पूर्वा फॉल, पूर्वा फॉल आपका है रीवा में स्थित, पहली बात। दूसरी बात, किस नदी पर है? तो टमस नदी यहां पर ऑप्शन में दिया हुआ है, टमस नदी। टमस नदी के और भी नाम हैं, जैसे कि टोन्स आपने सुना होगा ज़्यादातर। इसके अलावा ताओन एक नाम है जो कि उसका प्राचीन नाम था। तो टमस, तमसा, टोन्स ऐसे कुछ भी नाम हो तो आप इसका उत्तर सही लगा सकते हैं। तो पूर्वा झरना सीधे तौर पर आपके टमस नदी पर स्थित है। इसके अलावा चचाई तो खुद एक झरना है, पार्वती एक नदी है, विपुल का अर्थ पता नहीं क्या है। चलिए तो थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं हम कुछ झरनों और टमस नदी की, है ना। एक प्रश्न के साथ आपको कम से कम 25 फैक्ट मिल रहे हैं। ये एक शानदार सा व्यू है, दृश्य है, जिसे आप देख सकते हैं और मोहक हो सकते हैं। यह वर्षा काल के उपरांत का एक दृश्य दिखाई दे रहा है। जब वर्षा होती है तो इसका बहुत ही शानदार चित्र दिखाई देता है। आप कभी जा पाएँ तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप यूट्यूब या कि और दूसरे माध्यमों में उसकी फोटोज देख सकते हैं। चलिए, टोन्स नदी की बात करें तो कहां से उद्गमित होती है? तो सतना जिले के मैहर तहसील से। सतना जिले में एक मैहर तहसील है, बिल्कुल दक्षिणवर्ती इलाके में स्थित वह तहसील है। उसमें एक झुलेरी गांव है, वहां से इसका उद्गम होता है। पर्वत की बात करें तो विंध्यन का ही एक भाग है, कैमूर पर्वत, यहां से इसका उद्गम होता है। सतना और रीवा में ही केवल बहती है मध्य प्रदेश के ये जिलों में, और उत्तर प्रदेश के निकट इलाहाबाद में जाकर यह सिरसा नामक गांव में गंगा नदी से मिल जाती है। ध्यान रखने वाली बात है, यह गंगा की सहायक है, क्योंकि आपने अभी ऊपर की कुछ नदियां जैसे कि चंबल है, जैसे कि काली सिंध है, पार्वती है, इन नदियों को आप देखते हैं कि वह यमुना में मिलती हैं। यमुना नदी, टोंस नदी, सोन नदी और दामोदर नदी, यह जो नदियां हैं वो आपके गंगा में मिलती हैं। इनका नाम आपको ध्यान रखना है। 265 किलोमीटर लंबी है। सहायक नदियों में बीहड़, महाना, ओद्दा और बेलन नदियां हैं। बेलन यूपी में बहती है, बहुत महत्वपूर्ण नदी है। पूरा पाषाण काल के यहाँ से अवशेष आपको प्राप्त होते हैं। टोन्स के नाम मैंने आपको बता दिए हैं, तमसा, टमस या ताओन। इसके अलावा तटीय नगर की बात करें तो सीधा तो कोई एक महत्वपूर्ण नगर इसके किनारे नहीं स्थित है। रीवा नगर ही है जो इसके किनारे आप कह सकते हैं, जो कि इसी की सहायक, टोन्स की सहायक बिछिया नदी के किनारे पर स्थित है। ये सारे के सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। बात आई थी प्रपात की, तो यहाँ पर बहुत संक्षिप्त में और बहुत शानदार जानकारी, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, यहाँ पर मैं आपके कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। चचाई जलप्रपात, साधारण तौर पर यह माना जाता है कि यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि एक गलत तथ्य है। ध्यान रखना है आपको, रीवा जिले की वेबसाइट में आप जाएंगे, सरकारी आंकड़े ही आपके मान्य होते हैं, आपको यह बात पहले से ही पता होगी। व्यापम स्तर के एग्जाम को आप देखते हैं तो आपको यह बात ज्ञात ही होनी चाहिए। चचाई जलप्रपात किस नदी पर है? तो डायरेक्ट टमस नदी पर नहीं मैं बता रहा हूं, ब्रैकेट में इसीलिए मैंने नदी लिखी है। बीहड़ नदी या बीहर नदी पर स्थित है आपका चचाई जलप्रपात। उसके अलावा क्योटी जलप्रपात भी आपके टोन्स की सहायक नदी महाना नदी पर स्थित है। इसके अलावा बहुटी जलप्रपात सेलर नदी पर स्थित है। सेलर नदी किसकी सहायक है? बीहड़ की। सेलर नदी किसकी सहायक है? बीहड़ की। और बीहड़ किसकी सहायक है? आपके टोन्स की। तो इनडायरेक्टली आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं कई बार। तो आपको सेलर विकल्प में भी नहीं मिलेगा, महाना विकल्प में भी नहीं मिलेगा, सीधे टोन्स उत्तर मान लिया जाता है। इसलिए आपको यह ध्यान रखना होगा। बहुटी जलप्रपात किस पर स्थित है? तो सेलर नदी पर स्थित है, जो कि बीहड़ की एक सहायक है। और बीहड़ किसकी सहायक है? बीहड़ आपके टोन्स नदी की सहायक है। इसके अलावा पूर्वा फॉल जो हमसे पूछा गया था, वह भी टोन्स नदी में स्थित है। पियावन जलप्रपात भी एक महत्वपूर्ण जलप्रपात है, और बैलोही जलप्रपात भी एक गोरमा नदी है, इन्हीं की सहायक है, वहां पर ये जलप्रपात स्थित हैं। मजेदार बात अब क्या है, जो महत्वपूर्ण बात है, ये तो आप जान गए। नदियां कौन सी इनकी सब सहायक नदियां हैं टोन्स की? केवल पूर्वा जलप्रपात ही है जो सीधे टोन्स में स्थित है। पूछा यह जाता है सबसे ऊंचा, तो सबसे ऊंचा मैंने कहा चचाई नहीं है, तो फिर कौन सा है? चचाई नहीं है।
आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह बहुटी जलप्रपात है, जो कि 198 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 198 मीटर। जो चचाई जलप्रपात है वह मात्र 130 मीटर ऊंचा है ना। इसके अलावा क्योंटी जलप्रपात भी है जो कि 98 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा पूर्वा जलप्रपात है जो कि आपका 70 मीटर ऊंचा है। तो ऊंचाई के साथ आपको ये जानकारियां याद रखनी है और कंफ्यूजन यहां पर दूर हो गया होगा आपका, आशा करता हूं। ये सरकारी आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं जो कि रीवा जिले की वेबसाइट में मिलता है, 198 मीटर ऊंचा। यानी कि सबसे ऊंचा मध्य प्रदेश का झरना कौन सा है? बहुटी झरना है, यह याद रखना है। टोंस जल विद्युत परियोजना भी यहां पर स्थापित की गई है। यह संक्षिप्त में जानकारी थी टोंस नदी की। ये आपको रीवा जिले की वेबसाइट मैंने आपको दिखाने के लिए लगाई है, 198 मीटर सेलर नदी। ये है सेलर नदी और ये ऊंचाई आपकी लिखी हुई है 198 मीटर या 650 फीट। तो विद्यार्थियों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टोंस नदी का थोड़ा प्रवाह दिखा देते हैं। जानकारी तो आपने देख ली। आप कहोगे कि सर ने मैप तो बताया ही नहीं कहाँ से बह रही है। मेरा काम है मैप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है ना, खूब मैप का इस्तेमाल करना है ताकि लंबे समय तक चीज़ें याद रहें। यहाँ कहीं पर आपका झुलेरी गाँव है, मैहर तहसील है, यहाँ से यह नदी उद्गमित होती है, ऐसे बहती है और रीवा के उत्तरी भाग से यहाँ निकलकर आपकी किससे? गंगा से जाकर मिल जाती है। तो ये स्थान है कुछ, यहीं पर आपके सारे जलप्रपात वगैरह स्थित हैं। यहाँ से आपकी एक नदी जो है बिछिया नदी सहायक जाती है, जो कि रीवा इसी के किनारे है और आगे जाकर आपका वो मिल जाती है टोंस में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सोनगिरी का तीर्थ स्थान है। सोनगिरी क्या है भाई? तो सोनगिरी एक जैन तीर्थ स्थल है, आपको पता होगा, बहुत नाम सुना होगा। ये गिरी करके जो भी आपको नाम मिलते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं? लगभग मतलब गिरी का मतलब होता है थोड़ा ऊंची चोटी या पर्वत श्रेणी, है ना। तो जैन जो टेम्पल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी छोटी पहाड़ी या के ऊंचे पर्वतों में ही स्थापित किए जाते हैं। जैसे वर्तमान में बहुत चर्चा में रहा एक सम्मेद शिखर, जो कि आपके पारसनाथ पहाड़ी का एक शिखर था। उसमें आपके पार्श्वनाथ ने क्या किया था, या कि 24 तीर्थंकरों में से ज़्यादातर ने वहीं पर क्या किया था? ज्ञान प्राप्त किया था। तो ध्यान रखना है, सोनगिरी या कि जैनों के मामले में क्या है, वर्तमान में थोड़ा चर्चा में है, तो कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए आपको सोनगिरी के अतिरिक्त जो भी मध्य प्रदेश में जैन तीर्थ स्थल हैं उनकी मैं चर्चा कर लेता हूं संक्षिप्त में कि कहां स्थित है। अभी आप इतना ही याद कीजिए, धीरे धीरे जैसे ही हम क्लास कंटिन्यू करते हैं आपको इसी तरह से डिटेल क्या है बढ़ती जाएगी। मैं ये दावा करता हूं कि आप सिर्फ ये क्लास अटेंड करें और सिर्फ जो मैं बता रहा हूं या जो जानकारियां एक प्रश्न के साथ 10 या 20 फैक्ट्स मैं आपको दे रहा हूं, याद करते जाइए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और सारी जानकारियां आपकी पूरी हो जाती हैं। जैसे अभी अभी हमने मध्य प्रदेश की 2 नदियों को कंप्लीट कर दिया है यहीं पर खड़े खड़े, तो यह बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए तो जो तीर्थ स्थल हैं आपके जैन तीर्थ स्थल उनकी बात करते हैं। तो सोनगिरी पहले जान लो, ग्वालियर से 60 किलोमीटर दूर दतिया में स्थित है। यह एक जैन तीर्थ स्थल है और 108 मंदिर है, जिसमें 57वां मंदिर जो है तो वो एक महत्वपूर्ण मंदिर है। कुछ इस तरह से पहाड़ी में बहुत सारे मंदिरों का समूह आपको दिखाई दे रहा होगा। ज़्यादातर मामले में आपको ऐसे ही मंदिर श्रृंखला दिखाई देंगी जैन तीर्थ स्थलों में। इंदौर के निवासी हैं यदि आप, तो इंदौर में आप गुम्मटगिरी को जानते होंगे, वहां पर भी कुछ ऊंची पहाड़ी पर ऐसे ही मंदिरों का निर्माण किया गया है। कुछ मंदिर जो मैं आपको बोल रहा था, यह जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, यह तस्वीर है आपके 52 गजा मंदिर की, जो कि बड़वानी में स्थित है। वहाँ के ये आपके जो जैन तीर्थंकर हैं उनकी यह तस्वीर है। आइए अन्य तीर्थ स्थलों की बात करते हैं। तो मुक्तागिरी जो कि बैतूल में स्थित है, सोनगिरी जो कि दतिया में स्थित है, अभी हमसे जो प्रश्न पूछा गया था वो यही था। गुम्मटगिरी इंदौर में स्थित है, पुष्पगिरी देवास में, पावागिरी खरगोन में, मंगलगिरी सागर में, 52 गजा मंदिर बड़वानी में बताया मैंने, कुंडलवन दमोह में स्थित है। इससे अधिक कोई भी तीर्थ स्थल जैनों से रिलेटेड आपसे नहीं पूछेगा। तो संक्षिप्त में ये जानकारी थी, यहीं पर आपको जैन तीर्थ स्थल मध्य प्रदेश के कंप्लीट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये, बस थोड़ा सा आपको दिमाग रखकर धैर्य रखकर सॉल्व करना होता है। अगला प्रश्न फिर नदियों से है। आप देख रहे हैं कुछ कॉमन से टॉपिक्स हैं जिस पे आपका व्यापम ज़्यादा फोकस करता है, जैसे नदियां हैं, है ना, पर्यटन है, इन सब पर। छठवां प्रश्न है डॉट 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 सिंध और बेतवा नदियों के बीच स्थित है। कौन सा नगर सिंध और बेतवा नदियों के बीच स्थित है?
पहले उत्तर मैं नहीं दिखा रहा, या कि चलो उत्तर की चर्चा कर लेते, तत्पश्चात अपन आगे बढ़ते हैं। ये जो सिंध और बेतवा नदी के बीच में स्थित नगर है वह है अशोक नगर। अब आपको थोड़ा सा ऐसे याद करने में कठिनाई हो सकती है, तो इसको हम मैप में यदि चित्र के सहारे देख लेंगे तो आपको आसानी से यह याद हो जाएगा। अब ये मैप आपको मध्य प्रदेश का दिख रहा होगा। इस मध्य प्रदेश के मैप में मैं आपको नदी बता देता हूँ कौन कौन सी ऑप्शंस में थी। कि आपसे पूछा गया है कि सिंध और बेतवा के बीच में कौन सा नगर है। सिंध नदी का उद्गम जो होता है वह विदिशा के सिरोंज तहसील, सिरोंज यहाँ पर आपको अपने मैप पर दिखाई दे रही होगी। यहाँ से आप इस नदी को बहाएं तो कुछ इस प्रकार से गुना और अशोकनगर की सीमा बनाते हुए शिवपुरी में प्रवेश करती है। तत्पश्चात ग्वालियर व दतिया की सीमा बनाते हुए भिंड में प्रवेश करके यमुना से जाकर मिल जाती है। ये सिंध नदी की बात थी। आपको अभी अभी मैंने कुछ समय पहले बेतवा नदी की बात की थी, तो बेतवा नदी रायसेन के कुमरा गांव से निकलकर विदिशा के किनारे या सांची वगैरह के किनारे से बहते हुए अशोकनगर और सागर की सीमा बनाती है। फिर अशोकनगर की पूर्वी सीमा बनाते हुए जाकर आपके किससे मिल जाती है, यमुना से मिल जाती है। अब आपको कौन सा नगर बीच में दिखाई दे रहा है आप खुद निर्णय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखने वाला जो नगर होगा वह है अशोकनगर। क्लियर? तो इस तरह से आपको पढ़ने का तरीका भी मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे अध्ययन करना है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। चलिए, सिंध नदी की संक्षिप्त बात है तो सिरोंज नामक स्थान से उद्गमित होती है। विदिशा में गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर और भिंड में प्रवाहित होते हुए यह नदी इटावा जिले में यमुना से मिल जाती है। प्रवाह मैंने अभी आपको दिखा दिया है। कुल लंबाई इसकी कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई है 470 किलोमीटर। पाहुज नदी, कुंवारी नदी और महुअर नदी इसकी प्रमुख सहायक हैं। पाहुज इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने रेड किया है वो सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कहीं ना कहीं पूछी गई हैं। सिंध और कुमारी को मिलाकर इसको सिंध कुमारी भी कह देते हैं, जो कि इसका एक उपनाम हो सकता है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। लटेरी, ये सब के सब औद्योगिक नगर है, कोई बहुत बड़ा जिला नहीं है, औद्योगिक नगर है। लटेरी विदिशा में स्थित है। कोलारस शिवपुरी में स्थित है। नरवर शिवपुरी में स्थित है। डबरा ग्वालियर में स्थित है। ये सब के सब नगर आपके सिंध नदी के किनारे हैं। एक नगर को छोड़कर गुना यहाँ पर जानबूझकर मैंने ऐड किया है, ध्यान रखना है, ये पहले का प्रश्न है, पहले बन सकता था। आज वर्तमान में आपने मैप में देखा कि गुना और अशोकनगर की सीमा से जाती है, न कि गुना शहर के बीच से। राइट? पहले के दृष्टिकोण से लगभग गुना के बीच से जाती थी, इसलिए कह सकते थे, पर वर्तमान दृष्टिकोण से यह तथ्य गलत है, जो कि व्यापम ने खुद पूछ रखा है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक? तो अशोकनगर और गुना के बीच से सीमा बनाती है, न कि गुना के किनारे से होकर जाती है। सनकुआं जलप्रपात दतिया में, भूरा खोह जलप्रपात शिवपुरी में, सुल्तानगढ़ जलप्रपात शिवपुरी में, पावा जलप्रपात शिवपुरी में। इस प्रकार के कुछ प्रमुख जलप्रपात हैं जो कि व्यापम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है ना। जानबूझकर मैंने ऐड किए हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके व्यापम के हिसाब से पूछे गए हैं। अटल सागर बांध, जिसे हम मणिखेरा बांध भी कहते हैं, शिवपुरी में स्थित है। सेवड़ा बांध जो कि दतिया में स्थित है, इसकी स्थित परियोजनाएं हैं। नदियों को पढ़ने का यही सबसे बेस्ट तरीका होता है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, तो ये कुछ प्रश्न थे जो कि आपके शिफ्ट 1 से रिलेटेड थे, है ना। तो ये एक एमपी जीके का संक्षिप्त एक परिचय जैसा हो गया आपने, कि कुछ क्वेश्चंस को उठाया अपन ने और सीखा कि कैसे आपको एमपी जीके का अध्ययन करना है ना। शिफ्ट 1 के क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व कराए हैं। हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा होता है, एक साथ बहुत ज़्यादा लोड में 1 घंटे या 2 घंटे की वीडियो बना दूं, उसमें आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो बहुत छोटे छोटे वीडियोस और बहुत सारी जानकारी के साथ ऐसे वीडियोस हम बनाते रहेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और हमसे जुड़े रहें। निश्चित ही है कि आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद।